Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप सभी का जोश होश के इस खास बुलेटिन में बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस न्यूज़ रूम में कुछ मेरे सहयोगी हैं जो कि बहुत अनुभवी हैं और कुछ वो सहयोगी हैं जो युवा हैं और लगातार फील्ड पर जाकर खबरों को साझा कर रहे हैं। चलिए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में हम साझा करते हैं आपके साथ दिन भर की बड़ी खबरें। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो मेरे सहयोगी विकास शर्मा जी बताएंगे। विकास जी, आज क्या हुआ भाई दिन भर में? आज की सबसे बड़ी खबर है मध्य प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा, जिसका जनता के साथ साथ दोनों पार्टियों को भी बेसब्री से इंतजार था। और मध्य प्रदेश में चुनाव बिहार की ही तरह 3 नवंबर को होंगे और नतीजे दिवाली से पहले 10 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन बिहार के लिए जारी की थी वो ही मध्य प्रदेश में भी जारी होगी। तो एक गाना आपने सुना होगा, मुझे वो याद आ रहा है कि जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई है। तो दोनों पार्टी आज उसी गाने को याद कर रही होंगी, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि भैया उनकी गाड़ी यानी कि सत्ता बनी रहे। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी ये है समस्या कि आखिरकार जो सत्ता हाथ से निकल गई है वापिस आ जाए। मेरे दूसरे सहयोगी यहाँ पर हैं। अशोक जी, कैसे हैं? बढ़िया। क्या क्या नई खबर है आज की? नई खबर आज की चुनाव की तिथि और डेट आ गई है और जैसा कि सबको इंतज़ार था, अब देखना यह है कि कल भाजपा की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कितने नाम वो फाइनल पहली लिस्ट में करते हैं या दूसरी लिस्ट में करते हैं। और अशोक जी, आपको नहीं लग रहा कि सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि उनको वो उन उम्मीदवारों को बनाना ही है, तय करना है जो कांग्रेस 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें 25 नाम तो लगभग तय माने जा रहे हैं। 22 सीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक गए हैं वो 3 जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और भाजपा को ज्वाइन किया। 3 सीट हैं जो विधायकों के निधन से रिक्त हुई हैं। तो कल ये माना जाए कि कल लिस्ट आ जाएगी या कल सिर्फ चर्चा होगी? अभी थोड़ा और इंतजार ऐसा लगता है कि सिर्फ कल चर्चा होगी। आज शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं, उनकी हाईकमान से वहाँ चर्चा होनी है, वो नाम लेके आएंगे और वो प्रबंध समिति की बैठक में उन नामों को रखेंगे। मेरे ख्याल में उन पर मोहर लग तो जाएगी, पर आधिकारिक घोषणा शायद कल ना हो, उसमें 1-2 दिन का समय हो लग सकता है। कुछ उठापटक भी होगी? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि कुछ उठापटक होगी, क्योंकि 25 नाम तो उनके ऑलमोस्ट तय हैं। 3 नाम पर ही, नामों पर ही फोकस है। चलिए मान सकते हैं कि ज़्यादा उठापटक नहीं होगी, क्योंकि मजबूरी है बीजेपी के सामने, किसी और को तय नहीं किया जा सकता। जिस शर्त के आधार पर कांग्रेस से ये नेता दल बदल कर बीजेपी आए थे, तो जाहिर है उन्हें ही टिकट देना पड़ेगा। चलिए आज चुनाव की घोषणा हो गई है तारीखों की, लेकिन उससे पहले शिवराज कैबिनेट हुई है। एक बहुत अहम फैसला भी लिया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई फैसले हैं। धर्मेंद्र मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र, आज गए थे आप मंत्रालय? जी, मंत्रालय तो जाना आना होता ही रहता है, लेकिन आज कैबिनेट की जो बैठक हुई और उस पूरी कैबिनेट की बैठक में जो लबो-लुआब निकल कर आया वो कुछ 4-5 बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन बिंदुओं पर विशेष गौर फरमाया, चूँकि वो चुनाव से जुड़े हुए हैं। जैसे किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री के तहत आती थी योजना के तहत, उसको बढ़ाकर अब किसान कल्याण योजना के नए रूप में, मतलब नए फॉर्मेट में, उसमें 4,000 रुपये और उन्होंने ऐड कर दिए हैं, जो कि अब 10,000 रुपये हो गए हैं कुल। तो किसान मान जाएगा? मतलब किसानों को रिझाने के लिए एक तरीके से, क्योंकि जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक पास हुए हैं उसके बाद से किसानों का लगातार विरोध। चलिए, मतलब झुंझुना हाथ में आ गया, लेकिन आपका मास्क चला गया ये हाथ से इधर, इसको भी थाम लीजिए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर कही जा सकती है। कल एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, हालांकि संडे का हुआ था, लेकिन कल खबरों में छाया रहा, और वो वीडियो था डीजी साहब का, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए थे। मामला पहुंच चुका है थाने तक और सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है। लेकिन इसमें ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट क्या है मेरे सहयोगी कृतिक बताएंगे। कृतिक, इस साइड मुंह करिए और बताइए क्या ट्विस्ट है मामले में। दरअसल इस मामले में जिस तरह की उन्होंने बर्बरता की, एक आईपीएस लेवल के अधिकारी होने के बावजूद भी, तो महिला आयोग ने उनसे सवाल मतलब जवाब मांगा है। उन्हें 5 अक्टूबर तक उपस्थित होने को कहा है, और साथ ही उनकी पत्नी के लिए भी उन्होंने सुरक्षा देने की सरकार से मांग की है। मांग क्या की है, मतलब आदेश ही दिए हैं कि सर उनकी पत्नी को भी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा
उनकी पत्नी, उनकी बेटी ने भी उनका समर्थन किया, मतलब पुरुषोत्तम शर्मा का समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी माँ है उनकी मानसिक स्थिति खराब है, जिससे पिताजी भी परेशान रहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम राहत की बात यह है कि बेटी जरूर डीजी साहब के साथ है। लेकिन साहब चलिए, यहाँ तो डीजी साहब को बेटी का साथ मिल गया, लेकिन कोरोना बहुत डरा रहा है। लगातार कोरोना के केसेस हैं वो कह सकते हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार भी क्या करे, सरकार के सामने तो एक बड़ी चुनौती है खुद को बचाए रखना। तो सरकार तो मस्त है चुनाव में कि भाई हम चुनाव जीत जाएं, लेकिन स्थिति बड़ी कह सकते गंभीर है। विकास जी, आप हम बात कर रहे थे, क्या कुछ आंकड़ा कहता है कोरोना का और किस तरह से गंभीर होता जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल स्थिति राजधानी भोपाल के लिए तो काफ़ी चिंताजनक है। दरअसल जैसे कल जो आंकड़े आए थे वो काफ़ी राहत देने वाले थे, सिर्फ 200 से कम। लगभग ये सितंबर में पहली बार हुआ था कि 200 से कम का हमने आंकड़ा। लेकिन इसकी एक वजह ये भी है कि हो सकता है कि जांच करने वालों ने भी रविवार मना लिया हो, कम जांचें हुई हों। लेकिन मंगलवार को एक बार फिर ये आंकड़ा 300 से ऊपर पहुंचा। वजह क्या मानते हैं फौरी तौर पर? इसकी वजह यह है, एक तो त्यौहार आने वाले हैं और मार्केट पूरा ओपन है। लापरवाही लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप मार्केट में देखेंगे, चाहे वो न्यू मार्केट हो या पुराना भोपाल का सराफा, बिना मास्क के काफ़ी लोग आपको वहाँ नज़र आएंगे। और अभी गाइडलाइन और डॉक्टरों का कहना यही है कि अगर आपके चेहरे पर मास्क है तो कोरोना आपको छू भी नहीं सकता। मतलब लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि कोरोना की जद में आप भी आ सकते हैं और जोश वोश चाहता है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी हैं संगम। दो शख्स यानी कि दो ऑफिसर्स थे रेलवे के, उन्होंने एक महिला के साथ गलत कृत्य किया, मामला बना। क्या कुछ मामला डिटेल से बताइए। सर 2 दिन पहले भोपाल रेलवे स्टेशन में एक शर्मसार कर देने वाली कृत्य सामने आया था। इसमें 2 आरोपियों ने, जिनका नाम है राजेश और आलोक, दोनों ने एक युवती को झांसा देकर उसका गैंगरेप किया और उसके बाद रेलवे ने इस पर जांच बिठाई और अब ये न्यूज़ आई है कि दोनों अधिकारियों को रेलवे ने अपने रेलवे से बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल ये न्यूज़ है, अब इसके बाद कार्रवाई की जाएगी उन पर। मतलब जांच जारी है और अभी कई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए इन खबरों के साथ एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए कि थोड़ी उत्साहित करने वाली है। केबीसी देखते होंगे आप, और केबीसी में एक महिला नजर आई जो कि भोपाल की थी, अन्ना नगर क्षेत्र की, जो कि स्लम एरिया कहा जाता है। लेकिन साहब देख के बड़ा मन खुश हो गया क्योंकि भोपाल की थी। मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी हैं। आयुषी, क्या हुआ भाई, केबीसी में कौन आया हमारे को? मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के एक अन्ना नगर, बहुत ही छोटे से BHEL के छोटे से झुग्गी झोपड़ी इलाके से रहने वाली लड़की आरती जगताप ने केबीसी का पहले एपिसोड में ही काफ़ी नाम कमाया। उन्होंने 6 लाख रुपए की, 6 लाख से भी ज़्यादा की राशि जीती हुई है, जिसमें उनसे 2 सवाल मध्य प्रदेश के बारे में भी पूछे गए थे और उन्होंने उसमें लाइफलाइन का यूज़ किया और अपने पूरे उत्साह के साथ उन्होंने खेल में अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इस कंटेस्टेंट? आरती एक बहुत ही छोटे से परिवार से हैं जिनके पिता कारपेंटर हैं और वो जीती हुई राशि से भी काफ़ी अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहन के पढ़ाई के खर्चे के लिए वो काफ़ी उत्साहित हुई हैं और वो खर्चे में ही वो राशि प्रयोग करना चाहती हैं। चलिए हमारी भी बहुत बहुत बधाई और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हम रोज़ शाम को आपसे मुलाकात करेंगे और बताएंगे, दिन भर की खबरों को साझा करेंगे। हमारे सहयोगी हैं जो काफ़ी अनुभवी हैं, साथ में मैदानी कुछ साथी हैं जो युवा हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बने रहिएगा जोश होश के साथ। और हाँ, याद रखिएगा, मास्क जरूर लगाए रखें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।